Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. जैसा कि आपको मालूम है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना शुरू किया है और डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से कुछ कंपोनेंट्स तो हमने पढ़ लिए थे। वो याद आते हैं कौन से? सबसे पहले ओरल कैविटी की बात हुई थी, फिर बात की थी फेरिंग्स की, उसके बाद फिर एसोफेगस, पेरिस्टालसिस भी आपने देखा कि साथ साथ पढ़ते रहे, और फिर स्टमक के हवाले से बात की थी। अब आप कुछ बातें पहले बता दीजिए कि फूड आफ्टर डाइजेशन इन ओरल कैविटी इज नोन एज बोलस कहते हैं, एंड फूड आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक इज नोन एज काइम। अब काइम के बाद वाला जो पार्ट है और फिर स्टमक के बाद वाला जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर एक्टिव डाइजेशन होती है, जहाँ पर एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होती हैं और जहाँ पर डाइजेशन होती है। वो 3 साइट्स कौन कौन सी हैं? एक हम ओरल कैविटी की बात करते हैं, दूसरी स्टमक की बात की है, और तीसरी आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। और याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं ड्यूडीनम, और फिर सेकंड पार्ट है उसे कहते जेजोनम, और याद रखिए थर्ड पार्ट है उसे कहते इलियम। और याद रखिए ये ई वाला इलियम लिखा है, अगर आप ILIUM लिख देंगे तो वो इलियम इशियम प्यूबिस बोन्स के हवाले से हो जाएगा। तो याद रखिए ये 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडीनम, जेजोनम एंड इलियम। और इनकी जो लेंथ है ज़रा आप उसको देख लीजिए। बुक्स के अंदर हल्की सी वेरिएशन है, लेकिन याद रखिए अगर कभी MCQ आ जाए तो आपने इस वैल्यू के करीब तर जो आंसर होगा उसको आंसर करना होता। जैसे अगर आप ड्यूडीनम के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। फिर जेजोनम के हवाले से बात कीजिए, वैसे हम कहते हैं कि जो 2/5 है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन है? जेजोनम है। और 3/5 तकरीबन वो कौन है? तो प्यारे बच्चों हम इलियम के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। अब जेजोनम कितनी होती है? हम कहते हैं ये तकरीबन 2.5 मीटर होती है। याद रखिए ऊपर सेंटीमीटर लिखा है। फिर इसी तरह से इलियम के हवाले से बात कीजिए, इसकी जो लेंथ है वो 3/5 तकरीबन 3.67 ऐसे बनती है। अब 3.5 मीटर एक किताब ने लिखा, तो इसके आसपास रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर ड्यूडीनम को 2/5 3/5 लेंथ के अंदर शामिल क्यों नहीं किया? तो याद रखिए एक है 2.5 मीटर, एक है 3.5 मीटर। इनकी लेंथ इस कदर ज़्यादा है कि उसके कंपैरिजन में इसको कंसीडर नहीं किया। जैसे आप देखिए, अगर आपके पास 1,01,000 रुपया हो और कोई आपसे पूछे आपके पास कितने पैसे हैं, तो यकीनन आप बता देंगे कि आपके पास 1,00,000 रुपया है। 1 रुपया नहीं बताएंगे, क्योंकि 1,00,000 के कंपैरिजन में 1 रुपया उस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन याद रखिए ये जो 1 रुपया है इंडिविजुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पूरा मैच बॉक्स आता है और आप कितने दिए रोशन कर सकते हैं, तारीकी में रोशनी कर सकते हैं। तो ये 1 रुपया भी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए इसी तरह से ये ड्यूडीनम फंक्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगरचे लेंथ इसकी कम है। तो प्यारे बच्चों अब ड्यूडीनम के अंदर जो डाइजेशन है वो किस तरह से होती है, और आपने याद रखना है कि स्टमक का लिंक होता है किसके साथ?
ड्यूोडेनम के साथ। और इनके बीच में जो स्फिंक्टर होता है, वो जो एक सर्कुलर स्मूथ मसल्स का रिंग होता है, उसे क्या कहते? उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते। तकरीबन पार्शियली क्लोज ही रहेगा, पार्शियली ओपन होता है, थोड़ा सा ओपन होता है। और स्टमक के अंदर जो ओब्लिक मसल्स हैं, उनकी एक्टिविटी की वजह से और फिर पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो काइम है उसको पुश मिलेगा। और याद रखिए, सारा काइम बाहर नहीं आ जाएगा, स्टमक से ड्यूोडेनम में नहीं आ जाएगा, बल्कि थोड़े थोड़े पीसीस की सूरत में ये स्टमक से ड्यूोडेनम में आता है। चूँकि पाइलोरिक स्फिंक्टर ज़्यादातर ये पार्ट क्लोज्ड होता है, थोड़ा सा ओपन है, तो उस थोड़ी सी ओपन स्पेस में से जो फूड आ सकता हो वो आ रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, इस ड्यूोडेनम का स्टमक के साथ जो लिंक है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ है। अब याद रखिए, स्टमक में फूड डाइजेशन के बाद जिस फॉर्म में आती है उसे काइम कहते। काइम की एटमोलॉजी जूस है। अब आप बताइए, काइम एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? तो जाहिर बात है 2-3 pH आप पढ़ते रहे तो काइम एसिडिक होता है। वो काइम जब स्टमक से निकलकर तो ड्यूोडेनम के अंदर एंटर होता है, तो चूंकि काइम एसिडिक होता है, तो वो एसिडिक काइम, एसिडिक फूड जब इस म्यूकोजा ऑफ ड्यूोडेनम के साथ टच करती है, तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ से एक हार्मोनल सिक्रीशन आती है, उसे सिक्रेटिन कहते हैं। ये हार्मोनल सिक्रीशंस कुछ देर के बाद आपको मजीद बतानी भी है। तो ये जो सिक्रेटिन है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है। भाई हार्मोन है तो एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है। तो आप बताइए, ये सिक्रेटिन जो हार्मोन है, ये ड्यूोडेनम की ल्यूमेन में, कैविटी में सिक्रेट होगा, जेजोनम में या इलियम के अंदर? नहीं प्यारे बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है तो ये ब्लड के अंदर सिक्रेट कर दिया जाएगा। ब्लड के थ्रू फिर ये जाएगा किसके पास? पैंक्रियाज के पास और लिवर के पास, और इनको स्टिमुलेट करेगा। फिर पैंक्रियाज और लिवर ये अपनी सिक्रीशंस को भेज देंगे किधर? ड्यूोडेनम के अंदर भेज देंगे। लिवर की सिक्रीशन पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बुक ने चूंकि पहले इस पैंक्रियाज के हवाले से बात लिखी है, तो आइए इस पैंक्रियाज की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, इस पैंक्रियाज से जो डक्ट पैंक्रियाटिक जूस को लेकर ड्यूोडेनम में आती है, उस डक्ट को क्या बोलोगे? पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। पैंक्रियाज से जो भी सिक्रीशन आती है उसे क्या कहेंगे? उसे पैंक्रियाटिक जूस कह देंगे। तो आइए, इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या कुछ होता है जो ड्यूोडेनम में पोर कर दिया जाएगा, आइए उसके हवाले से बात करते हैं। यानी बात है पैंक्रियाज की। और प्यारे बच्चों, इस पैंक्रियाज से जो भी सिक्रीशन आती है उसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो ड्यूोडेनम के अंदर आती है। एक्सोक्राइन रोल ऑफ पैंक्रियाज, इसके हवाले से बात हो रही है। और प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से। ज़्यादातर वैसे इसके अंदर एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होती हैं, ज़्यादातर इसके अंदर एंजाइमेटिक सिक्रीशंस हैं। और वो कौन कौन सी हैं आप उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं किसका? पैंक्रियाटिक एमाइलेज का जिक्र करते हैं। और याद रखिए, पैंक्रियाटिक एमाइलेज को याद रखना है कि एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है कि जो सलाइवरी एमाइलेज है उसे टायालिन भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम जिक्र करेंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज का जिक्र करेंगे। और याद रखिए, पैंक्रियाज से कुछ ऐसे एंजाइम्स आते हैं जिन्हें हम प्रो एंजाइम्स कहते हैं। यानी वो एंजाइम्स बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होंगे, और जब वो ड्यूोडेनम के अंदर पहुंचेंगे फिर यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की जाएगी और वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रेट किए जाएं उन्हें प्रो एंजाइम्स भी बोलते हैं।
या इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स भी कहते हैं, या आप उनको जाइमोजिन बोल दीजिए। फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज से जो जाइमोजिन की सूरत में आता है वो है कौन? ट्रिप्सिनोजिन। फिर ऐसे ही एक और एंजाइम को देख लीजिए, उसे कहते काइमोट्रिप्सिनोजिन। और याद रखिए इसके साथ एक नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन भी है और उसे बोलते हैं क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों, ये जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी इन काइम है वो किसका काम है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट का काम है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी इन ड्यूडिनम। तो ये काम है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का काम है। आइए, ये जो प्रो एंजाइम्स हैं, जाइमोजिन हैं, इन एक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स हैं, इनकी जो एक्टिव फॉर्म है इसके हवाले से बात कीजिए। वैसे आप देखिए कि नेम से इंडिकेट होता है ट्रिप्सिनोजिन, जिन जनरेटिंग को कहते, तो जो ट्रिप्सिन को जनरेट कर दे उसे क्या कहेंगे? ट्रिप्सिनोजिन। यानी ये ट्रिप्सिन की फॉर्म में आ जाएगी, बल्कि आ जाएगा। और फिर इसी तरह से काइमोट्रिप्सिनोजिन की बात की जाए तो ये किस एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगी? उसे कहेंगे काइमोट्रिप्सिन। आप देख लीजिए, जिन जनरेटिंग को बोलते हैं, तो जो काइमोट्रिप्सिन को जनरेट करे उस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते क्या? काइमोट्रिप्सिनोजिन। बेसिकली इन एंजाइम्स के पास अमाइनो एसिड का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है, आप वो कह लीजिए। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली जब वो पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, आपके मन में आएगा कि ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? पहले ये बताइए कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? एक तो हम HCl की बात करते और दूसरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन का जिक्र करते। तो याद रखिए, ड्यूडिनम से एक एंजाइम आता है और प्यारे बच्चों उस एंजाइम को हम कहते एंटेरोकाइनेज। वैसे एंट इंटेस्टाइन को कहते काइनेज, फॉस्फेट एडिंग एंजाइम्स को बोलते हैं। तो ये एंटेरोकाइनेज जब एक्ट करेगा किस पे? हम कहते ट्रिप्सिनोजिन पे, तो ये उस एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेप्टाइड को उतार देगा। तो प्यारे बच्चों, ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। या याद रखिए, जैसे ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन भी पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल ऐसे ही ये जो ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म है ये भी एक्ट करेगा किस पे? ट्रिप्सिनोजिन पे, और इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर याद रखना, ये ट्रिप्सिन ही है जो एक्ट करता है किस पे? ट्रिप्सिनोजिन पे, और उसको एक्टिव फॉर्म यानी ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब प्यारे बच्चों, हम देखेंगे ये जो एंजाइम हैं इनका सबस्ट्रेट कौन है और फिर इनका जो प्रोडक्ट है वो कौन है, इसके हवाले से बात होगी। वैसे तो नेम से आपको इंडिकेट हो रहा है। अगर आप एमाइलेज के हवाले से बात कीजिए तो इसका एक्शन होगा किस पे? हम कहते हैं स्टार्च पे इसका एक्शन होगा। और प्यारे बच्चों, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में? माल्टोज में। याद रखिए, अभी मोनोमर नहीं आया, अभी ये डाइमेरिक फॉर्म है, माल्टोज तक कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर लाइपेज के हवाले से बात कीजिए तो ये फैट्स के ऊपर, ऑयल्स के ऊपर इसका एक्शन होता है। और प्यारे बच्चों, इन फैट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में? हम कहते हैं वो मुख्तलिफ बातें हैं, यानी एक तो आपको मालूम है कि इसके कंपोनेंट्स के हवाले से बात कीजिए तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये तो इसके बेसिक कंपोनेंट की सूरत में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, कुछ ऐसे भी होंगे जैसे मोनो एसाइल ग्लिसरॉल भी होंगे, डाई असाइल ग्लिसरॉल भी बनेंगे। तो यानी डिफरेंट इस तरह से मिक्सर होगा कि कुछ मोनो एसाइल ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच होगा, या डाई असाइल ग्लिसरॉल
कि एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, या फैटी एसिड्स भी मिल जाएंगे और ग्लिसरॉल भी। अब ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, ये जब एक्टिव फॉर्म के अंदर एंजाइम्स आएंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन की सूरत में, तो इनका जो सबस्ट्रेट है आप उन्हें देख लीजिए। जो भी प्यारे बच्चों प्रोटीन्स हैं, ये उन प्रोटीन्स के ऊपर इनका एक्शन होगा और फिर क्या होगा, हम कहते पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी, और साथ में याद रखना है पेप्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तो फंक्शन है किसका, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का। और सोडियम बाइकार्बोनेट के हवाले से बात की जाए तो याद रखिए काइम जो आता है वो एसिडिक है, उसकी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होना लाजिम है, और न्यूट्रलाइजेशन सोडियम बाइकार्बोनेट कर देगा। अब फिर प्यारे बच्चों, चूंकि लिवर की जो भी सिक्रीशन है, अब पर्टिकुलरली आइए हम बात करें किसकी, लिवर की बात करते हैं। यहीं पर हम लोग बात कर लेंगे किसकी, लिवर की। याद रखिए लिवर की जो सिक्रीशंस हैं उन्हें हम बाइल कहते हैं। बाइल की एटमोलॉजी बिटर इन टेस्ट है, तो शायद बाइल सॉल्ट्स की वजह से, और किसी ने चख कर देखा होगा तो उनको बिटर इन टेस्ट महसूस हुआ, तो लिवर की सिक्रीशन का नाम रख दिया गया क्या, बाइल, यानी बिटर इन टेस्ट। और याद रखिए ये फिर हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर कर दिए जाएंगे, और फिर प्यारे बच्चों एक इस गॉल ब्लैडर से जो एसोसिएटेड डक्ट है उसके थ्रू ये आएगा, और फिर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके तो ये ड्यूोडेनम के अंदर एंटर हो जाएगा। अब ये जो लिवर से जो सिक्रीशन आती हैं जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती हैं, और इन सिक्रीशन को कंसंट्रेट किया जाएगा ताकि ये इफ़ेक्टिव फैशन के अंदर वर्क कर सकें। फिर ये जब गॉल ब्लैडर से आती हैं तो फिर क्या होता है उसके हवाले से बात करेंगे, और इस लिवर की सिक्रीशंस के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है। तो प्यारे बच्चों किताब ने चूँकि 3 कंपोनेंट्स के हवाले से लिखा है, और डाइजेशन के लिए पर्टिकुलरली एक कंपोनेंट भी बहुत था, यानी यहाँ पर जिक्र होता है किसका, कोलेस्टेरोल का जिक्र होता है। और अब इसके हवाले से बात सुन लीजिए प्यारे बच्चों, अगर कभी बाइल को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोलेस्टेरोल मॉलिक्यूल्स की सॉलिडिफिकेशन हो जाए, स्टोनिफिकेशन हो जाए, तो यहाँ पर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाए। उसे क्या कहते, गॉल स्टोन्स कहते। वैसे गॉल बॉल को कहते, ब्लैडर सैक को कहते। तो ये बॉल शेप्ड जो सैक है इसके अंदर ये सॉलिडिफाइड फॉर्म के अंदर आ जाएं। फिर आइए इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे बाइल पिगमेंट्स की। अब ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन की जो ब्रेकडाउन है वो किधर होती है, वो लिवर के अंदर होती है। उससे फिर डिफरेंट पिगमेंट्स बनते हैं। तो प्यारे बच्चों उस हीमोग्लोबिन से डिफरेंट जो पिगमेंट्स बनते हैं, जो डिफरेंट पिगमेंटेड कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें बाइल पिगमेंट्स कहते हैं। और अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ जाए तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, हम कहते हैं ये इसके अंदर तो नहीं आ पाएंगे, और फिर यहाँ से फिर फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर इजेस्ट तो नहीं हो पाएंगे। तो फिर ये क्या होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू हो जाएंगे, और सारे ब्लड के अंदर ये जब बाइल पिगमेंट्स आएंगे तो इनकी वजह से फिर जॉन्डिस इस कंडीशन का एक सिम्टम है। तो प्यारे बच्चों जॉन्डिस की एटमोलॉजी है येलोनेस, पीलापन। तो स्किन येलो होना शुरू हो जाएगी, और वाइट ऑफ द आईज ये भी येलो होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि लिवर के अंदर कोई खराबी है, और वो जॉन्डिस की सूरत में और इस सिम्टम की सूरत में अपीयर हो रही होती है। और याद रखिए वो जो फीसिस का ब्राउनिश कलर होता है वो किसकी वजह से है, याद रखिए वो बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। डाइजेशन के हवाले से जो लिवर की सिक्रीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
वो बाइल सॉल्ट्स हैं। तो आइए बाइल सॉल्ट्स की बात करते हैं। ये बाइल सॉल्ट्स का जो फंक्शन है वो क्या, तो याद रखिए इनका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन। आपको मालूम है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो हम कहते हैं इमल्शन की फॉर्मेशन हो जाए। कुछ मॉलिक्यूल जो सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएं तो वो जो सस्पेंशन है बेसिकली उसी को इमल्शन कहते हैं। बेसिकली है क्या, हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, और वो स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर आने के बाद फिर उसी मीडियम के अंदर सोलबिलाइज भी हो जाएंगे। तो याद रखिए ये जो लार्ज फैट्स को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करना, फिर उसको उसी मीडियम में सोलबिलाइज भी कर देना कुछ हद तक, ये सारा प्रोसेस इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा फोकस कीजिए कि हम कहते ड्यूडीनम के अंदर ये जो भी मटेरियल आ गया, फॉर एग्जांपल ये आपके सर ने शो कर दी किया ड्यूडीनम, इसके अंदर जो भी मटेरियल आ गया फॉर एग्जांपल वो मटेरियल है यहाँ पे। और प्यारे बच्चों अगर आप फैट्स के हवाले से बात कीजिए वो तो वाटर में इनसोलुबल होते हैं। अब क्या करें साहब, ये देखिए ये इनसोलुबल फॉर्म के अंदर है। अगर पेरिस्टाल्सिस होती भी है तो फिर क्या होगा, ये स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में आने के बाद फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो एंजाइम्स हैं ये वाटर सोलुबल होते हैं कि नहीं, ये वाटर सोलुबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है वाटर सोलुबल लाइपेज। ये क्यों लिखा है ऐसे, तो याद रखिए आपको बताना का जो मकसद है वो ये है कि ये जो लाइपेज एंजाइम है ये तो वाटर सोलुबल है, और इसके सबस्ट्रेट के हवाले से बात कीजिए वो फैट्स हैं, वो इनसोलुबल हैं। अब क्या करें साहब, तो याद रखिए ये बाइल सॉल्ट्स आते हैं। इन बाइल सॉल्ट्स के हवाले से बात की जाए तो इनके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है डिटर्जेंट्स की मानेद। तो प्यारे बच्चों फॉर एग्जांपल ये जो फैट है और ये जो लार्ज से स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स की सूरत के अंदर आ गया। अब प्यारे बच्चों आपके सर ये आपको बाइल सॉल्ट्स दिखा रहे, याद रखिए इनका ये जो एक पार्ट है ये वाला है नॉन पोलर पार्ट, और इस हेड के हवाले से बात की जाए तो ये पार्ट है कौन सा, पोलर पार्ट है। तो सारी बात है ये जो फैट है ये भी कैसा, नॉन पोलर। तो इस नॉन पोलर पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा कौन, नॉन पोलर पार्ट। और याद रखिए जो पोलर पार्ट है वो तो बाहर ही रहेगा ना, उसकी तो फैट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगी बल्कि रिपल्शन होगी। अब ये जो बाहर वाले पार्ट हैं ये पोलर हैं, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो नॉन पोलर फैट को इंटरेक्ट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इस पोलर पार्ट की वजह से ये सोलुबल भी हो जाएंगे। तो ये जो फैट मॉलिक्यूल सोलुबल हो गए तो ये सस्पेंशन की फॉर्म के अंदर यहाँ पर मौजूद होंगे, इसी को इमल्शन कहते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है इसे इमल्सिफिकेशन कहते, यानी ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, स्मॉलर सोलुबल फैट ड्रॉपलेट्स की सूरत के अंदर आ गए। अब ये भी सोलुबल हो गए और जो एंजाइम्स तो है ही सोलुबल, तो प्यारे बच्चों फिर ये एंजाइम लाइपेज लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा, कैटालिसिस होगी और ये फैट्स कन्वर्ट कर दिए जाएंगे किस में, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में, डाई असाइल ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। अब प्यारे बच्चों इसके बाद वाला जो पार्ट है उसे कहते क्या, जेजोनम और इलियम। अब जेजोनम और इलियम के अंदर कुछ जो एंजाइम्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे, और याद रखिए डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी किधर, इलियम के अंदर। अब ये जो जेजोनम और इलियम के एंजाइम्स हैं, आइए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटे। और एंजाइम्स के हवाले से बात की जाए तो एंजाइम्स पता कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, एक एंजाइम आपको यहाँ पर मिलेगा उसे कहेंगे
अमाइनोपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एमसीक्यू के लिए, उस एंजाइम को कहते हैं इरिप्सिन। ये एंजाइम आपको मिल जाएंगे जिजोनम के अंदर भी और फिर बाद में इलियम के अंदर भी होंगे। फिर प्यारे बच्चों, अमाइनोपेप्टाइडेज है, इरिप्सिन है, फिर लाइपेज भी होती है, और उसके बाद फिर माल्टेज की बात कर लेंगे, और फिर एंजाइम है लैक्टेज। अब आइए इनका जो सबस्ट्रेट है उसके हवाले से बात करते हैं। और सबस्ट्रेट के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों, अमाइनोपेप्टाइडेज ये पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स पर एक्ट करेंगे। आप लिख लीजिए यहाँ पर कि पॉलीपेप्टाइड पर इनका एक्शन होता है। और जो इरिप्सिन, इसका एक्शन होगा किस पे? डाईपेप्टाइड पे। तो डाईपेप्टाइड इज सबस्ट्रेट ऑफ इरिप्सिन। लाइपेज की बात की जाए तो इसका एक्शन होता है किस पे? फैट्स पे। माल्टेज की बात की जाए तो प्यारे बच्चों, नेम से इंडिकेट होता है माल्टोज पे। लैक्टेज की बात की जाए तो इसका एक्शन होगा किस पे? लैक्टोज पे। अब ये तो जो सबस्ट्रेट हैं उनके हवाले से आपको बता दिया। अब आइए हम बात करेंगे किसकी? इनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको देख लीजिए। अमाइनोपेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड के ऊपर एक्शन करेगा, इसकी कैटालिसिस करेगा, और फिर इससे बनेगा क्या? तो याद रखिए, डाईपेप्टाइड बनता है। तो डाईपेप्टाइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैटालिसिस ऑफ विच एंजाइम? हम कहेंगे अमाइनोपेप्टाइडेज। और डाईपेप्टाइड इज अ सबस्ट्रेट ऑफ इरिप्सिन। और इरिप्सिन का जब कैटालिसिस करेगा तो फिर आपको मिल जाएंगे कौन? अमाइनो एसिड। ये मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने आपसे पूछना है कि डाइजेशन किसको कहते हैं? लाइपेज फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा और फिर आपको मिल जाएंगे क्या? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। माल्टोज पर जो एंजाइम एक्शन करता है वो माल्टेज है। और आपको पता है माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग, तो आपको यहां पर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। लैक्टेज की बात की जाए, लैक्टोज पर एक्ट करता है और बनता है क्या? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कौन सा एंजाइम डाईपेप्टाइड पर एक्ट करता है? इरिप्सिन है। और डाइसैकेराइड पे कौन एक्ट करता है? तो वो माल्टेज भी है, लैक्टेज भी है। प्यारे बच्चों, एक दफा आप बता दीजिए कि व्हाट इज अ डाइजेशन? हम कहते हैं डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल स्मॉलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। यानी बात एक ही बताई थी आपको कि नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना, इसे क्या कहना? डाइजेशन कहते हैं इसको। जब इलियम के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो गई, अब साहब क्या करें? तो याद रखिए, अब एब्जॉर्प्शन होती है किधर? इलियम में। तो आइए अब इलियम की बात करते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप इलियम के हवाले से बात कीजिए, यहाँ पर कंप्लीट हो गई फूड की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होती है, तो कोई सरफेस एरिया भी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं? वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा? एक तो आप इसकी लेंथ देखिए कितनी है। हम कहते हैं 3.5 मीटर, और 1 मीटर आप देख लीजिए कितना होता है। और फिर किताब ने कहा कि इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिए, ये जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर है।
स्मॉल इंटेस्टाइन का डाया कम होता, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते। अदरवाइज लेंथ के हवाले से बात कीजिए, ये तो लार्ज होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसीलिए कहते कि उसका डायामीटर लार्ज होता है। तो प्यारे बच्चों, एक तो आप इसकी लेंथ को देखिए कि 3.5 मीटर। इसके बाद फिर इस लेंथ के बाद फिर इसके ऊपर आपको फोल्ड्स मिलते हैं। फिर इन फोल्ड्स के ऊपर मजीद कुछ आपको आउट ग्रोथ सी मिलती हैं, जिन्हें हम लोग, एक होगी तो विलस कहते, ज्यादा होती हैं तो विलाई कहते। विलाई की एटमोलॉजी हेयर है, तो हेयर की मानेद होती हैं आउट ग्रोथ, बारीक बारीक सी, पतली सी। फिर इनके जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एक सेल मैं इस तरह से बाहर निकाल कर दिखा दूं, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेटेड फॉर्म के अंदर है। और प्यारे बच्चों, इन्हें हम कहते हैं क्या? माइक्रोविलाई कहते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है? हम कहते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो गया और फूड भी डाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर आ चुकी है, डिफ्यूजेबल फॉर्म के अंदर आ चुकी है। तो आइए, ये जो एक विलस है इसको जरा देख लीजिए। तो याद रखिए, इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है और अपर मोस्ट लेयर है, याद रखिए इसे हम कहते हैं क्या? एपिथीलियम कहते हैं। और ये एपिथीलियल सेल्स हैं, एपिथीलियम, और ये एपिथीलियल सेल्स हैं। इनके हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों, ये क्या हैं? तो याद रखिए ये ब्लड वेसल्स हैं। और फिर इसके हवाले से बात की जाए तो याद रखिए इस डक्ट को कहते हैं लैक्टियल। लैक्ट इसलिए कहते हैं कि लैक्ट की एटमोलॉजी मिल्क है, इसकी मिल्की अपीयरेंस होती है, तो इसे कहते हैं लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फ कैपिलरी होती है। और प्यारे बच्चों, आपको मालूम, एक साइड से ये क्लोज्ड होती है, क्लोज, और दूसरी साइड से ये ओपन होती है। और इन सारी लिम्फ वेसल्स का जो रुख होता है, जो फ्लो होता है, वो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट की तरफ होता है। और ये सारी डक्ट जो हैं, ये आकर ओपन होती हैं किधर? थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। और फिर यहाँ पर लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर ये आकर एंटर हो जाती हैं। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये जो फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड है, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से होती है? जारी बात है भाई, या तो डिफ्यूजन से होगी, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। तो प्यारे बच्चों, ये एपिथेलियम के अंदर एंटर हो जाएंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट के हवाले से बात की जाए तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। और याद रखिए, फिर ये सारे जो भी शुगरी कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, जो कुछ भी यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता है, ये ब्लड के थ्रू फिर ये जाएगा किधर? हेपेटिक पोर्टल डक्ट के थ्रू, लिवर के पास। और याद रखिए, लिवर में जो नॉन ग्लूकोज शुगर होगी उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर पूरी बॉडी के अंदर, फिर बॉडी के हर सेल तक पहुंचा दिया जाएगा। हार्ट आपको मालूम सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू फूड को पहुंचा देगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होने के बाद जिस ऑर्गन के पास सबसे पहले आती है वो लिवर है, और जिस डक्ट के थ्रू आती है उसे हेपेटिक पोर्टल डक्ट कहते हैं। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी आपने इसको पढ़ा है। अब प्यारे बच्चों, अमाइनो एसिड भी इसी तरह से हम कहते हैं एपिथेलियम से ब्लड के अंदर आकर एंटर हो जाएंगे और फिर लिवर के पास और मॉडिफिकेशन। लेकिन याद रखिए, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्यारे बच्चों, जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर आता है तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट्स के अंदर, और फैट्स के साथ फिर प्रोटीन को भी मिला दिया जाएगा, तो वो लिपोप्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और कुछ कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में,
तो उन्हें बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। याद रखिए, उन्हें क्या कहेंगे? काइलोमाइक्रोन्स। मजीद बातें बताने से पहले एक बात आप बताइए जरा, ओरल कैविटी में फूड डाइजेशन के बाद जिस फॉर्म में आती है उसे क्या कहते हैं? बोलस। स्टमक में जिस फॉर्म के अंदर आती है उसे काइम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेशन के बाद जिस फॉर्म के अंदर आती है उसे काइल कहते हैं। काइम की बात कीजिए या काइल की बात कीजिए, एटमोलॉजी जूस है, तो आप देखिए बड़ी जूसी सी अपीयरेंस होती है, तो काइल कहते हैं इसको। और ये जो माइक्रो से मॉलिक्यूल्स बने हैं, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से फैट्स बन गए, फिर ग्लाइकोप्रोटीन बन गई, तो प्यारे बच्चों फिर क्या? एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये मटेरियल आ जाएगा बाहर। अब ये मटेरियल एंटर नहीं हो पाता ब्लड कैपिलरीज के अंदर। प्यारे बच्चों इसकी वजह क्या है? हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज का पोर साइज स्मॉल होता है, उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। फिर होगा क्या? हम कहते हैं फिर ये एंटर होते हैं किधर? लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, और उनके यहाँ तो सेल्स की अरेंजमेंट भी ऐसी होती है। यानी प्यारे बच्चों ऐसी अरेंजमेंट होने से क्या होगा? जब वो पुश करेगा तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये काइलोमाइक्रोन एंटर हो जाएगा किसमें? लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में। तो जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, और फिर ये अल्टीमेट किधर? थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, फिर लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर इसको पोर कर दिया जाएगा। और फिर आपको मालूम है फिर डाइजेशन मजीद जो होनी है वो हो जाएगी, और फिर बॉडी के हर सेल को जो भी रिक्वायरमेंट्स उसकी होंगी वो मिल जाएंगी। किसी को ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज मिलेगा, फिर ऐसे अमाइनो एसिड रिक्वायर होंगे तो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, जिस सेल को जो कुछ भी चाहिए उस सेल तक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये तो एब्जॉर्प्शन हो गई, यानी पहली बात हुई थी इंजेशन। फिर डाइजेशन जो ओरल कैविटी में हुई है, स्टमक के अंदर हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर प्यारे बच्चों अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है और वाटर एंड सॉल्ट्स हैं, अब ये जो रह गए ये फिर इलियोकोलिक स्फिंक्टर के थ्रू एंटर हो जाएंगे किधर? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा इसकी बात यहीं पर आपके सर आपको दिखा रहे और बता रहे। अब हम लास्ट में बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो आइए हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन, और आप बताइए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके नेमिंग की जो बेस है वो क्या ये नेम लेंथ की बेस पे रखा है या डायामीटर की? तो याद रखिए ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर चूंकि लार्ज था इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा। लेंथ के हवाले से बात कीजिए तो ये तकरीबन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, लेकिन अगर आप इसके एक पार्ट के हवाले से बात कीजिए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजोनम है उससे भी स्मॉलर है लेंथ में। लार्ज इंटेस्टाइन इसीलिए कहा कि इसका डायामीटर लार्ज होता, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते। याद रखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं। कौन से? एक को हम लोग कहते हैं सीकम, और याद रखिए ये जो सीकम है इसकी एटमोलॉजी है ब्लाइंड डक्ट, यानी कुछ गलियां आपने ऐसी देखी होंगी जो आगे से जाकर बंद हो जाती हैं, ब्लाइंड स्ट्रीट्स कहते हैं उनको। ऐसे ही ये एक ऐसी डक्ट है जो इसके इंटीरियर पार्ट के हवाले से बात कीजिए तो ये चूंकि क्लोज्ड है इसीलिए इसको सीकम कहते। सीकम की एटमोलॉजी क्या है? ब्लाइंड को कहते हैं। तो चूंकि एक एंड क्लोज्ड होता है इसीलिए इसको ब्लाइंड डक्ट कहते हैं। और प्यारे बच्चों इसी से एक छोटी सी आउटग्रोथ लिंक्ड होती है और उसे हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। याद रखिए अपेंडिक्स की एटमोलॉजी है आउटग्रोथ।
तो इससे कुछ एक आउट ग्रोथ सी होती है और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अपेंडिक्स कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें अपेंडिक्स हो गया, तो याद रखिए अपेंडिक्स तो सभी के पास होता है। वो अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स की बात कर रहे होते हैं। वर्मी फॉर्म का मतलब है वर्म लाइक, तो ये वर्म लाइक आउट ग्रोथ होती है, इसीलिए इसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं और सीकम से एसोसिएटेड होती है। और प्यारे बच्चों, इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे जिनकी एसोसिएशन लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है, लिम्फॉइड मैसेज मिलते हैं। सीकम के बाद वाला जो पार्ट है फिर उसे कोलन कहते हैं। और प्यारे बच्चों, कोलन की बात की जाए तो बेसिकली कोलन के फर्दर जो पार्ट्स हैं वो कितने, 4 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और फिर लास्ट में जो हम लोग पार्ट को पढ़ेंगे उसे रेक्टम कहते। रेक्टम की एटमोलॉजी स्ट्रेट है, क्योंकि ये वाला पार्ट सीधा होता इसीलिए इसका नाम रख दिया रेक्टम यानी स्ट्रेट। अब प्यारे बच्चों, वाटर की बात की जाए और सॉल्ट्स की बात की जाए तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली किधर होती है, कोलन के अंदर होती है। और फिर प्यारे बच्चों, अगर कभी ऐसा हो कि जो वाटर है, सॉल्ट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहे, उनके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल हो, कोई पैथोजेन हो, तो वाटर सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। और प्यारे बच्चों, अगर वाटर एंड सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन ना हो तो फीसिस बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में उनकी इजेशन होना शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, ये जो कंडीशन होती है इसे हम लोग कहते हैं डायरिया। अब आप कहेंगे कि सर डायरिया क्यों कहते, तो याद रखिए डाइल्यूट को कहते, रिया फ्लो को कहते, और फीसिस जो सेमी सॉलिड टाइप होते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में उनका फ्लो होना शुरू हो जाए, उनकी इजेशन हो, तो ये जो कंडीशन है इसे हम डायरिया कहते हैं। और अगर आपके ब्लड में डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, तो याद रखिए इस कोलन से बेइंतहा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से वो फीसिस बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाएंगे और ये जो कंडीशन होती है इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल जो कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के वाटर एंड सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन हो गई, अब जो रिमेनिंग पार्ट है बेसिकली उसे हम लोग कहते हैं क्या, फीसिस। और अब इस फीसिस जो रेक्टम के अंदर जाकर कुछ देर के लिए स्टोर हो जाएंगे ताकि इनकन्वीनियंट टाइम पे इजेशन ना हो। तो प्यारे बच्चों, फिर होगा क्या, हम कहते इस फीसिस के अंदर शामिल होता क्या, अनडाइजेस्टेड फूड है, फाइबर्स की बात करते हैं। फिर इंटेस्टाइन से जो सेल्स रिमूव होकर आ रहे हैं, म्यूकोजल सेल्स की बात करते हैं, म्यूकस की बात करते हैं। फिर जो बाइल से आता है, इसमें बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, कोलेस्टेरोल भी होता है, बैक्टीरिया भी हैं। तो याद रखिए ये सारी केमिकल कंपोजिशन है फीसिस की। अब प्यारे बच्चों, रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर होंगे और फिर इनकी इजेशन हो जाएगी। और ये जो इजेशन का प्रोसेस है इसे डेफिकेशन कहते हैं, कि टू मेक वन ईज। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए रिफ्लेक्स मैसेज आता है, जब ये रेक्टम फिल हो जाएगा, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स होती है हल्की सी, तो फिर मैसेज आता है उसे नर्वस सिस्टम से, उसे डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस होती है। और फिर प्यारे बच्चों, इस जो भी फीसिस हैं उनको बॉडी से बाहर इजेस्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है, याद रखिए इन्फेंट्स के हवाले से बात की जाए तो उनको इस पे कंट्रोल नहीं है। बेसिकली आपको स्फिंक्टर का बताना है। जो इलियम और सीकम के बीच में स्फिंक्टर है उसे इलियोकोलिक या इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको इलियोसिकल स्फिंक्टर बोल दीजिए कि इलियम और सीकम के बीच में है।
और फिर इसी तरह से अगर आप इस रेक्टम के लास्ट में देखिए तो आपको 2 स्फिंक्टर मिलेंगे। स्फिंक्टर की एटमोलॉजी है टू होल्ड टाइटली। ये बेसिकली रिंग ऑफ मसल होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो एनस वाले पार्ट के अंदर है इसे हम लोग बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। एक होता है आउटर एनल स्फिंक्टर, एक होता है आउटर, एक इनर एनल स्फिंक्टर। इनर एनर स्फिंक्टर की बात की जाए तो ये स्मूथ होता है और ना इन्फेंट्स को ना अडल्ट को इस पे कंट्रोल होता है। लेकिन जो आउटर एनल स्फिंक्टर होता है वो स्ट्रिप्ड होता है और प्यारे बच्चों उस पे हम कहते अडल्ट्स को वॉलेंटरी कंट्रोल होता है कुछ देर के लिए। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, जो इन्फेंट्स हैं उनमें जब भी फीसेस आएंगे तो इजेशन हो जाएगी, वो इनकन्वीनियंट टाइम्स पर ही इजेशन हो जाएगी। लेकिन जो अडल्ट्स हैं चूंकि उनमें आउटर एनल स्फिंक्टर ये कुछ देर के लिए अंडर कंट्रोल होता है और इसीलिए आमतौर पर इनकन्वीनियंट टाइम्स में इजेशन नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल हो गया और आपने बेसिकली इसमें पढ़ा क्या है, आपने इसमें इंजेशन को पढ़ा है। फिर बात की है डाइजेशन की, कहां पर हुई थी? ओरल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आपने एब्जॉर्प्शन की बात की है और वो इलियम में हो गई, और वाटर सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन में हो गई। फिर याद रखिए यहीं पर बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया जो विटामिन के बनाते हैं, बायोटिन यानी विटामिन बी की फॉर्मेशन करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी होते हैं। इसके बाद फिर हमने एब्जॉर्प्शन के बाद फूड बॉडी के हर सेल में चली गई, वहां पर एसिमिलेशन हो जाएगी, या तो एटीपी बनाने के अंदर यूज हो जाएगी या मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने के अंदर यूज हो जाएगी। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे फीसिस कहते हैं, और फीसिस की फिर हम कहते एनस के थ्रू इजेशन हो जाएगी। आज के लिए बस इतना सा पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।